हेलो क्लास, सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उनको होमवर्क भी करना है, क्योंकि सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो सभी वीडियोस आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये जो बच्चे रेगुलर देख ही रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि अपना जो इतिहास का चैप्टर चल रहा है नया शुरू हो गया है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है बच्चे। और जो है राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य, मतलब पुराने समय में राजाओं के राज्य कैसे होते थे, राजा कैसे होते थे, उनका जो साम्राज्य है वो कैसा होता था, वहाँ की प्रजा, ठीक है, उसके कार्य, राजा किस प्रकार से अपने साम्राज्य बढ़ाता था। तो कल हमने जो लेक्चर लिया था बच्चों, उसमें हमने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से राजा जो है यज्ञ करके, हवन करके भी अपनी शक्ति को बढ़ाता था, अपना साम्राज्य को बढ़ाता था। और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने थोड़ा सा इसका क्वेश्चन लिया था जनपद, ठीक है। जनपद का मतलब है जहां पे जन है ना, जनता, जनता के बसने का स्थान, ये क्या कहलाता है, जनपद, ठीक है बच्चों। अब ये जो जनपद है ना, तो ये जो पुरातत्ववेत्ता हैं, पुरातत्ववेत्ता ना, जिनका संबंध होता है पुरानी चीजों को ढूंढने में, उसकी खोज करने में, ठीक है, वो जगह जगह जाकर के पता लगाने का प्रयास करते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहा करते थे, तो इसका पता कैसे चले। तो इसके लिए वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां उनको उम्मीद होती है कि हाँ हमें कुछ जानकारी मिलेगी। कहीं कहीं जो शहर इतने हजारों सालों में जो दब गए, उनको वहां पे खुदाई करवाना, और खुदाई करवाने से बच्चों आपको पता होगा वहां पे बड़े बड़े शहर निकले हैं, बस्तियां निकली हैं। और उन बस्तियों को ध्यान से निकालने के लिए वहां पे ध्यान से बहुत सोच समझ करके बहुत तरीके से खुदाई करवाई जाती है, और फिर वहां से जो चीजें प्राप्त होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि कब की होंगी, किस समय की होंगी। पुराने ग्रंथों को निकाला जाता है, उसमें से देखा जाता है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी जो प्रक्रिया होती है। तो जनपद जो है, इसमें पुराने जो अपने समय की बस्तियां थी वो खुदाई में निकली हैं। तो कुछ एक स्थानों के यहाँ पे नाम दिए, जैसे दिल्ली में जो पुराना किला है वो वाला एरिया, ठीक है, मेरठ ये भी, ठीक है, यहाँ पे हस्तिनापुर, महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा हस्तिनापुर, ठीक है। यहीं पास में एक जगह है एटा, यहाँ पे अतरंजी खेड़ा। ये ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पे खुदाई में बस्तियां निकली हैं, और उन बस्तियों का अध्ययन फिर कौन करते हैं, ये पुरातत्ववेत्ता। अब ये जो चीजें मिली है उससे इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि वहां पर फसलें भी होती थी, मतलब लोग खेती करना जानते थे। खेती में कल अपन ने उदाहरण लिया था, जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियों की भी खेती हुई, तो बहुत सारी खेती वहां पर होती थी, फसलें। क्योंकि इसके वहां पे क्या मिले, प्रमाण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसका मतलब वो बर्तन बनाना भी जानते थे। तो यहाँ पर एक नाम आ रहा है, मतलब चित्रित धूसर पात्र। धूसर कहते हैं मिट्टी, मिट्टी से बने हुए पात्र है बर्तन, चित्रित है। जैसे आपने देखा होगा, हम जो मार्केट में देखते हैं मटके आते हैं, उसमें कई तो प्लेन होते हैं, कई में चित्रकारी की हुई होती है। तो पुराने समय में भी चित्रकारी की जाती थी, उसमें डिजाइन बनाई जाती थी, कहीं केवल लाइनें बनाई जा रही है, कहीं पर कोई आड़े तिरछे जो है आकृतियां बनाई जा रही है। तो सरल रेखाओं को और ज्यामितीय आकृतियों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, मतलब ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे जो वहां पर उदाहरण मिले हैं, इससे पता चला है। तो ये वहां पर चित्रित धूसर पात्र। फिर आता है महाजनपद। अभी हम बात कर रहे थे जनपद की, अब यहाँ पे एक शब्द आ गया बच्चों, महाजनपद, यानी जनपदों में भी जो बड़ा होता है वो जनपद। तो यहाँ पे हम लगभग कहते हैं 2-2.5 हजार साल पहले जो महत्वपूर्ण जनपद होते थे उन्हें महाजनपद कहा गया। इनकी राजधानियां भी होती थी, इनकी राजधानियां होती थी। तो इसका मतलब राजधानी है तो वहां पे राजा भी होगा, तो राजा का वहां पे किला भी होगा, राजा का महल भी होगा। तो ये भी सब प्रमाण वहां पर मिले हैं, ठीक है। तो जो राजधानी है वहां पे राजा रहता था। आपने अभी भी देखा होगा, वर्तमान में भी कई बच्चों ने किले भी देखे होंगे। तो किलों को आपने देखा होगा तो हमेशा किले बहुत ऊंचाई पर बने होते हैं। अब तो खैर शहर बहुत बढ़ गए हैं, तो पहले तो क्या है कि जो उस समय राजा का जो साम्राज्य हुआ करता था, राजा का जो है वहां पर एरिया, उसके बाद वहां पर जो है
उस सीमा से बाहर, मतलब जो उस राज्य की सीमा होती थी उसके बिल्कुल बाउंड्री पे, वहां पे सीमाओं पर किले बनाए जाते थे। ठीक है, तो उस किले में राजा का अंदर महल भी हुआ करता था। ठीक है, किले ऊंची जगह पे होते थे, तो इसकी बहुत सारी वजह थी, क्योंकि ये ऊंची ऊंची दीवारें बना करके ये ना किले बंदी की जाती थी। किले की बंदी मतलब किले को, अभी अगर अपने जयपुर में भी आपने देखे होंगे किले, या कहीं और जहाँ रहते हैं वहां का किले हो, तो किले की बहुत ऊंची ऊंची दीवार होती थी। क्यों बनाई जाती है ऊंची दीवार? और ये ऊंची दीवार कहीं लकड़ी की भी पाई गई है, कहीं ईंट पत्थरों की पाई गई है। ठीक है, तो ये क्यों बनाई जाती थी? तो सबसे पहले तो ऊंची दीवारें आक्रमण से बचने के लिए, उस समय राजा महाराजा एक दूसरे पे आक्रमण किया करते थे, तो आक्रमण से बचने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें, मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए। हर कोई सुरक्षा चाहता है अपने राज्य की, अपने प्रजा की, तो सुरक्षा करने के लिए फिर कहीं कहीं बहुत ऊंची ऊंची विशाल दीवारें बनाई जाती थी। तो ये बताने के लिए कि देखो हमारे पास इतना धन है, संसाधन है, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। और चूंकि ये सीमा पर होती थी, तो दूर से आने वाले जो लोग हैं उनको आसानी से देखा जा सकता था, और अपने एरिया पर जो क्षेत्र है उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता था। इसलिए ये ऊंची ऊंची किलेबंदी यहाँ पर की जाती थी, किले बनाए जाते थे। अब ये जो दीवारों का निर्माण हो रहा है, तो दीवारें तो बहुत ऊंची ऊंची, आप सोचो, दिमाग अपन लगाते हैं कई बार कि सोचो कितनी ऊंचाई पे ही अपन देखते हैं, कहीं आते जाते हैं, ऊंचाई ऊंचाई पे किले बने हुए होते हैं, कई ऊंचाइयों पे, खूब ऊंचाई पे मंदिर बने होते हैं। सोचो कैसे बनाए होंगे उस समय लोग, क्योंकि पैसा भी लगा होगा, धन तो लगा ही होगा, और श्रमिक कैसे ऊंचे, उस समय तो ज्यादा संसाधन भी, तो कैसे सामान ले लेकर के ईंट पत्थर वो लेके गए होंगे। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि दीवारों का निर्माण एक पूरी प्लानिंग से, मतलब व्यापक योजना के तहत किया जाता था, क्योंकि इसमें देखो पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब ये सोचा गया कि भाई बनाना है, किला बनाना है या किले की दीवार बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ईंट पत्थरों का इंतजाम करना। तो इंतजाम ही नहीं करना, क्योंकि लाखों ईंटें चाहिए, लाखों पत्थर चाहिए इसमें, तो जरूरी नहीं कि उस राज्य में वहां मिल जाए, कि बाहर से मंगाए जाते थे उनको, और फिर उसके बाद उनको ऊपर तक पहुंचाना, वहां तक ले जाना। तो एक पूरी प्लानिंग करके व्यापक योजना के तहत बनाए जाते थे। तो सबसे पहले तो ईंट पत्थरों का इंतजाम करना, फिर इतने बड़े उसको बनाने के लिए संसाधन चाहिए। संसाधन है ना, वही अभी अपन ने जो बात की, लाने ले जाने के लिए सामान जो ऊपर पहुंचाया जाएगा, उनको पहुंचाने वाले कौन है? मानव संसाधन, श्रम की आवश्यकता भी होगी। तो ये मतलब धन भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए। तो उस समय कैसे इन्होंने ये सब व्यवस्था की होगी? अब राजा की सेना है, शुरू में तो चलिए इस तरह से किए जाते थे, बाद में राजा लोग क्या रखने लगे? अपनी सेना भी रखने लगे। तो सेना का भी इंतजाम करना है उनको, तो सेना के लिए, सुरक्षा के लिए जो है उसके लिए बनाई जाती थी। तो जो सैनिक हैं वो पूरे वर्ष रहे, इसके लिए उनको हर महीने वेतन भी दिया जाता था, नियमित वेतन। अब वेतन किस रूप में देना है, ये उस समय का जो चलन होगा। कहीं कहीं जिक्र आया सिक्कों के रूप में वेतन दिया जाता है, कहीं कहीं कुछ और जिक्र आया कि अनाज के रूप में वेतन दिया जा रहा है। तो उस समय जैसा चलन था वैसे यहाँ पर सेना को वेतन भी दिए। तो वेतन के बिना तो सेना काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये राजा के लिए जो सेना होती थी वो वहां पर कार्य करती थी, राज्य की सुरक्षा के लिए। और राजा कहीं कहीं अगर कोई विजय अभियान चल रहा तो उसमें साथ में सेना चाहिए, सेना एक जगह से दूसरी जगह भी जाती थी। अब क्या है कि पहले जो राजा हुआ करते थे, राजा के लिए प्रजा या दूसरे आसपास के जो लोग हैं वो उपहार लेकर के आया करते थे, राजा को खुश करने के लिए, उसके लिए। पर बाद में जब संसाधनों की और आवश्यकता पड़ी और साम्राज्य बनाना पड़ा, तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तो उस समय कर का चलन भी शुरू हुआ, कर, क्योंकि इतना बड़ा किला, इतनी बड़ी सेना को संभालने की आवश्यकता है। तो उसको संभालने के लिए फिर क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। कैसे इनको मेंटेन करेंगे, कैसे इनको बनाए रखेंगे? तो इसके लिए कर्मचारियों की भी जरूरत है, तो कितने लोग जो बना रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? कर लेना शुरू कर दिया। तो पहले जो लोग होते थे, जनता जो होती थी, राजा के लिए उपहार लेकर के आती थी। अब उपहार की जगह क्या कर दिया गया? कर, टैक्स। अब टैक्स भी कैसे लिया जाता है? देखो इस तरह से, जो कृषक होते थे, जो फसल उगाते हैं, उनसे फसल का हिस्सा लिया जाता था, 1/6 भाग, उसको कहा जाता था भाग, फसल का हिस्सा जो कर के रूप में लिया जा रहा है। फिर जो कारीगर होते थे,
जो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कारीगर, उनसे श्रम के रूप में, मतलब उनकी मेहनत जो है वो ली जाती थी। महीने में एक दिन उनको राजा के लिए काम करना पड़ता था। जैसे लोहार है, सुनार है, ठीक है, या कोई और कारीगर है, बुनकर है, तो इन सबको जो है वहां पे राजा के लिए महीने में एक दिन काम करने जाना पड़ता था, एक दिन का कार्य। जो पशुपालक है, जिनके पास पशु हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, या तो जानवरों को कर के रूप में दे रहे हैं, या जानवरों से प्राप्त जो उत्पाद है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में गाय भैंस बकरी है, तो उनका दूध जो है या दूध से बने जो पदार्थ है वो उनको कर के रूप में देना पड़ता था। फिर जो व्यापारी वर्ग था, मतलब सारे वर्ग शामिल हो गए इसमें, जो जनता रह रही है इसमें सारे जो वर्ग है वो आ गए। व्यापारी है तो इनके खरीदना बेचना जो इनकी होती थी चीजें, उसमें से वो अपना कर चुकाया करते थे, क्योंकि व्यापारी क्या करता है, खरीदता है, बेचता है अपना जो भी सामान है, तो उसमें से उसको अपने कर के रूप में कुछ वस्तुओं को देना पड़ता था। फिर इसके अलावा एक वर्ग होता है आखेटक संग्रह, जो जंगलों में भ्रमण करते थे, जिनका घुमक्कड़ जीवन था, वो लोग भी टैक्स देते थे, क्योंकि उनका जीवन जंगलों पर निर्भर हुआ था, ठीक है। तो ये आखेटक और संग्रह जो थे, ये जंगलों से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उसको कर के रूप में जमा कराते थे। तो इस तरह की वहां पर जो है व्यवस्था सरकार ने या कह लें कि राजा ने कर रखी थी, और वहां पे जनता को इस तरह से राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। तो ये अपन ने बच्चों देखा जनपद महाजनपद का। अगले क्वेश्चन में अपन महाजनपदों का ही देखेंगे, कुछ महाजनपदों का जिक्र है उसमें, ठीक है, जैसे मगध है, वज्जी है, वहां पे क्या व्यवस्था थी, वहां के लोगों में क्या अंतर था, वहां की क्या व्यवस्था थी, इसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये अपने बुक में बच्चों उसको पढ़ते भी जाएं और अंडरलाइन भी करते जाएं, जो खास खास शब्द होते हैं, कुछ नए शब्द होते हैं, उनको भी लर्न करते जाएं, साथ के साथ आप याद भी करते चलें।